हेलो हाय दोस्तों। इसके अंदर हम करेंगे सेक्शन 82 से 86 तक, जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या प्रोक्लेमेशन के बारे में बात करता है और साथ ही साथ अटैचमेंट के बारे में भी बात करता है। किस चीज़ की प्रोक्लेमेशन और किस चीज़ की अटैचमेंट। प्रोक्लेमेशन उसकी बात करता है जो व्यक्ति वारंट इशू होने के बावजूद भी कोर्ट में अपीयर नहीं होता। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप मेरी जुडिशरी की कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको उसके और कोई डिटेल्स चाहिए तो आपको मेरा नंबर शो हो रहा होगा नीचे, आप उसके ऊपर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, जिसके अंदर हम माइनर मेजर सारे लॉस कवर करेंगे और पूरी हमारी प्रिपरेशन रहेगी 14 मंथ्स की। तो आप कोई भी डिटेल हो वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब देखो, प्रोक्लेमेशन जो होती है, प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होता है? प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है घोषणा करना कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है भगोड़ा है। प्रोक्लेम कर देते हैं उसको, भगोड़ा घोषित कर देते हैं, ठीक है, कि ये जो व्यक्ति है भगोड़ा है। और अगर किसी व्यक्ति को सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी के अंदर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो जो हमारा आईपीसी है उसका सेक्शन 174 ए का ऑफेंस कमिट हुआ मान लिया जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जिस एक तो जो भी उसके ऊपर जिस भी चीज़ के लिए उसको कोर्ट में बुलाया जा रहा था वो वाला तो अपना अलग चल ही रहा है, क्योंकि सीआरपीसी यानी किसी क्रिमिनल चीज़ के लिए उसको बुलाया जा रहा होगा। हो सकता है उसने कोई ऑफेंस कमिट किया हो, कुछ भी हो, तो वो अपना उसका अलग केस चल रहा है जिसके अंदर उसको वारंट भेज के बुलाया जा रहा था, वो वाला तो चलता ही चलता रहेगा। लेकिन अब जब उसके अगेंस्ट ये प्रोक्लेमेशन इशू हो गई और इसके अंदर भी वो अपीयर नहीं हुआ, तो उसने अलग से एक और ऑफेंस कमिट कर दिया। कौन सा? सेक्शन 174 ए ऑफ आईपीसी का। तो अब उसके ऊपर दो अलग अलग ऑफेंसेस हो गए, एक ये हो गया और एक वाला ऑफेंस हो गया, ठीक है। अब ये प्रोक्लेमेशन होता है कि कब हम किसी व्यक्ति को भगोड़ा घोषित कर देते हैं, तो सबसे पहले सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि उस व्यक्ति के अगेंस्ट वारंट इशू होने चाहिए। अगर वारंट इशू नहीं हुए तो आप उस व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर नहीं कर सकते। दिस इज ए नेसेसरी बेसिक कंडीशन कि उस व्यक्ति के अगेंस्ट क्या हो, वारंट इशू हुए हो, ठीक है। तो वारंट इशू होना जरूरी है, बिना वारंट इशू हुए आप उस व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब देखो क्या बोलता है सेक्शन 82, ये बोलता है कि इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव। अब इसने क्या वर्ड यूज किया? रीजन टू बिलीव वर्ड यूज किया। रीजन टू बिलीव क्या है? ये भी हमें डेफिनेशन सेक्शन 26 में देखने को मिलती है आईपीसी के, कि उसके पास क्या हो, सफिशिएंट कॉज हो। क्या हो? सफिशिएंट कॉज हो ऐसा करने के लिए। क्या हो? सफिशिएंट कॉज, रीजन टू बिलीव, कि वो जस्टिफाई कर सके कि उसने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो अगर किसी कोर्ट के पास रीजन टू बिलीव होता है, चाहे उसने उसके एविडेंस लिए हैं या नहीं लिए हैं, अभी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अगेंस्ट क्या किए गए हैं, वारंट इशू किए गए हैं। क्या किए गए हैं? वारंट इशू किए गए हैं। अगेंस्ट हुम अ वारंट हैज बीन इशूड, यानी कि वारंट इशू हो चुके हैं। इट हैज एब्सकॉन्डेड और इज कंसीलिंग हिमसेल्फ सो दैट सच वारंट कैन नॉट बी एक्सक्यूटेड, कि वो व्यक्ति जो है वो एब्सकॉन्ड कर गया है, कि पहले भाग चुका है, कोर्ट को पूरा रीजन टू बिलीव है, या फिर अपने आप को छुपा रहा है कि ये जो वारंट है वो एग्जीक्यूट ही ना हो पाए। क्या? कि वो वारंट एग्जीक्यूट ही ना हो पाए, कि उस तक वो वारंट पहुंच ही ना पाए। अपने आप को इस तरीके से वो छुपा रहा है। वारंट इशू हो चुके हैं, ठीक है। वारंट अभी ऐसा नहीं कि वारंट इशू है, वारंट इशू होना जरूरी है। ऐसे में वो अपने आप को एब्सकॉन्ड कर रहा हो, अपने आप को छुपा रहा हो कि उस तक वो वारंट ना पहुंच पाए। अगर कोर्ट अपने आप को इस चीज से सेटिस्फाई कर लेता है, कोर्ट को ये रीजन टू बिलीव होता है, सफिशिएंट कॉज लगता है कि ये व्यक्ति इस चीज को कर रहा है, तो कोर्ट क्या कर सकता है? रिटन प्रोक्लेमेशन निकाल सकता है, एक लिखित में घोषणा कर सकता है कि उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने अपीयर होना है। जो भी प्लेस टाइम जो भी दिया जाएगा, कितने दिन के अंदर अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर जब भी ये घोषणा की जाएगी उसके विद इन 30 डेज उसको अपीयर होना है। जब भी ये पब्लिशिंग होगी उसके विद इन 30 डेज उसको अपीयर होना है। अब ये किस तरीके से पब्लिश होगी ये सबसेक्शन 2 में बताया गया। तो सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? प्रोक्लेमेशन कैसे होगी, किसकी प्रोक्लेमेशन होगी, ठीक है। अब ये कैसे होगी, तो अब यहाँ पे अलग अलग तरीके बता रखे हैं कैसे कर सकते हो। आप उसको पब्लिकली रीड कर सकते हो, ठीक है, सम कॉन्स्पिशियस प्लेस के ऊपर, जहाँ पे भी वो टाउन विलेज जहाँ पे भी वो पर्सन रहता है वहां जाके पब्लिकली रीड किया जा सकता है उसको। दूसरी चीज क्या की जा सकती है, उसी कॉन्स्पिशियस प्लेस पे अफिक्स किया जा सकता है, जैसे उसके घर के बाहर या जहाँ पे भी वो रहता है आसपास, उसके जो उसका मोहल्ला होता है जहाँ पे भी वो रहता है वहां पे आपने इस तरीके से अफिक्स कर दिया जाके, जहाँ पे वो ऑर्डिनरी रिजाइड कर रहा है, उसके टाउन में विलेज में कहीं पे भी आप ये चीज कर सकते हो। तीसरी चीज क्या कर सकते हो, किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस के अंदर भी लगा सकते हो। कोर्ट हाउस जो है उसी की कहीं पे भी कोई भी जगह पे आप उसको लगा सकते हो, कोर्ट रूम के बाहर ही लगा देते हैं जनरली, तो ये चीज कर सकते हो। और जहां पे कोर्ट को ये चीज ठीक लगती है, फिट थिंग्स फिट, तो ये भी बोल सकता है कि इसकी जो प्रोक्लेमेशन है इसको न्यूज़पेपर के अंदर, डेली न्यूज़पेपर के अंदर जो सर्कुलेट होता है उस जगह पे, वहां पे उसको पब्लिश कर दिया जाए जहां पे भी वो ऑर्डिनरी डिसाइड करता है। अब जनरली कोर्ट इन चीजों के अलावा ये चीज करने के लिए जरूर बोलती है। अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो ये चीज आपको देखने को जरूर मिलेगी कि कोर्ट न्यूज़पेपर में जरूर निकलवाता है जहां पे भी वो पर्सन ऑर्डिनरी रिजाइड कर रहा होता है। और ये न्यूज़पेपर में निकलवाने के एक्सपेंसेस किसके होते हैं? जो भी जिस व्यक्ति ने
उसके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट कराई होती है, उसके ही यहाँ पे एक्सपेंसेस होते हैं जनरली। अब स्टेट चल रही है तो स्टेट एक्सपेंसेस करेगी, कंप्लेंट केस है तो वहाँ पे कंप्लेंट आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे डेली न्यूज़पेपर के अंदर उसको निकलवाया जाता है कि इसके अगेंस्ट हमने एक प्रोक्लेमेशन निकाली है। अब देखो ऐसा नहीं है कि अभी प्रोक्लेमेशन निकल गई तो उसको हम सीधा ही ये बोल देंगे कि वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गया, वो भगोड़ा घोषित हो गया, ऐसा नहीं है। अभी उसको हमने टाइम दिया कि भाई आप विद इन 30 डेज के अंदर कोर्ट में आ जाइए, कि भाई हम आपको टाइम दे रहे हैं, हो सकता है आपको वारंट के थ्रू इन्फॉर्मेशन ना मिली हो, आपको हमने सम्मन इशू किए थे, आपको तब भी नहीं पता चला, हमने आपके अगेंस्ट वारंट इशू किया, आपको तब भी नहीं पता चला, आप ऐसी सिचुएशन में थे, अब तक नहीं पहुंच पाए, सच में ही नहीं पहुंच पाए, आपकी कोई गलती नहीं थी। तो उस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए रखा गया कि आपके अगेंस्ट हम अब न्यूज़पेपर में निकाल रहे हैं, न्यूज़पेपर में आप नहीं पढ़ते, न्यूज़पेपर कोई तो पढ़ता होगा जो आपको जान पहचान में होगा, वो आपको बता देगा। तो एक कंडीशन बता दी कि जो ऑर्डिनरी जहां पे आप रिजाइड करो वहां पे जो डेली न्यूज़पेपर सर्कुलेट होता है उसके अंदर आप ये निकाल दीजिए, एंड देन आपको पता चलता है तो आपको विद इन 30 डेज कोर्ट के अंदर क्या करना है, अपीयर होना है। जिस भी टाइम पे बताया गया है, जिस भी डे पे बताया गया है, उस दिन आपको उस जगह पे अपीयर होना है। ठीक है, अगर आप अपीयर नहीं होते इस प्रोक्लेमेशन के बावजूद भी तो आपने एक और ऑफेंस कमिट कर दिया। वो क्या है, सेक्शन 174A का। जिस ऑफेंस के लिए आपको बुलाया जा रहा था वो तो आपने किया ही हुआ है, या जो भी हो सकता है, ट्रायल चलेगा तब पता चलेगा, लेकिन ये ऑफेंस अब आपने कमिट कर दिया 174A का। चाहे उसके अंदर आप अपराधी थे या नहीं थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, लेकिन अब यहाँ पे आपका एक ऑफेंस कमिट हो गया, कौन सा, सेक्शन 174A आईपीसी का। ठीक है, देन ये बोल रहा है कि जब जो भी कोर्ट जिसने इशू की थी ना प्रोक्लेमेशन, अगर वो अपनी स्टेटमेंट राइटिंग के अंदर दे देता है तो ये मान लिया जाएगा कि ये जो सबसेक्शन 2 की जो ये प्रोक्लेमेशन निकाली गई है ये कॉन्क्लूसिव एविडेंस हो जाएगी कोर्ट का जो स्टेटमेंट है कि हाँ ये जो रिक्वायरमेंट थी आपकी न्यूज़पेपर में निकालने की या जो भी कॉन्स्पिशियस प्लेस पे लगाने की, ये फुलफिल हो गई है। ठीक है, और सबसेक्शन 4 बोलता है कि ये जो पर्टिकुलरली ऑफेंसेस है 302, 304, 364, ये जितने भी ऑफेंसेस आईपीसी के दिए गए हैं ऑफ आईपीसी, एंड सच पर्सन फेल टू अपीयर इन द स्पेसिफाइड प्लेस एंड टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोक्लेमेशन। अब वो व्यक्ति 30 दिन के अंदर अंदर अपीयर नहीं हो पाता जो उसको बोला गया था। ठीक है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, मे जरूरी नहीं है कोर्ट अभी भी करेगा, कोर्ट मे आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट थिंक फिट, उसको लगता है कि इंक्वायरी वगैरह करनी चाहिए, वो उसको करके क्या कर सकता है, उस व्यक्ति को क्या डिक्लेयर कर सकता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकता है। क्या कर सकता है, भगोड़ा घोषित कर सकता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकता है, एंड मेक अ डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट, और उसके रिगार्डिंग वो डिक्लेरेशन कर देगा कि ये व्यक्ति तो जो है भगोड़ा है, इसने ये अपराध कर दिया है। अब कई बार क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति कंसील कर रहा है, अपने आप को छुपा रहा है किसी कि भाई मेरे तक वारंट ना पहुंच पाए, और साथ ही साथ वो क्या करता है कि अपनी जैसे प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो अपनी प्रॉपर्टी भी छुपाने की कोशिश करता है। क्योंकि क्या होता है, जब ये प्रोक्लेमेशन होती है इसके बाद अगर वो नहीं आता तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है कि शायद उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाए तो वो आ जाएगा। अब क्या होता है कि वो साथ साथ खुद को तो छुपा ही रहा है और साथ साथ अपनी प्रॉपर्टी को भी छुपा रहा है, तो कोर्ट साइमल्टेनियसली ऑर्डर कर देती है कि इस व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी डिक्लेयर कर दिया जाए, उसकी प्रॉपर्टी भी साथ साथ अटैच कर ली जाए। और ये वही चीज बोल रहा है कि जो प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 है जो भी हमने पढ़े, वो जो भी डिक्लेरेशन हमने सबसेक्शन 4 के अंदर पढ़ी, वो जो पर्टिकुलरली ऑफेंसेस अभी हमने देखे, वहां पे भी वैसी की वैसी एप्लीकेबल होगी। तो सेक्शन 82 ने ये बात हमें बोली। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। देखो 83 क्या बोलता है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, कि अभी अटैचमेंट की बात कर रहा है कि जो व्यक्ति जो भाग रहा है, जो भी एब्सकॉन्ड कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने की बात कर रहा है। तो कोर्ट जो भी प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर कर रहा है सेक्शन 82 के अंदर, में देखो हर चीज जरूरी नहीं है कोर्ट की डिसीजन दी गई है, यानी कि कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा, कोई भी चीज वो आर्बिट्रली या ऐसे ही नहीं कर देगा, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके रखेगा फॉर अ रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। देखो वो रीजन जरूर लिखेगा इसका, यानी कि वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई कर रहा है, वो लिख रहा है कि क्यों उसको ये स्टेप करना चाहिए। तो प्रोक्लेमेशन इशू करने के बाद, ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था 7 में भी वो अभी इसी सेक्शन में आएगा, आगे 7 में कब होता है, ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, तो वो ऑर्डर कर सकता है कि किसी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाए, चाहे वो मूवेबल है चाहे इमूवेबल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोथ बिलोंगिंग टू प्रोक्लेम्ड पर्सन, जो कि प्रोक्लेम पर्सन से बिलोंग करती है, प्रोवाइडेड दैट वेयर एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड by affidavit or otherwise that the person in relation to whom the proclamation is to be issued। अब कोर्ट जो है जिस वक्त वो अपनी प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर कर रही थी सेक्शन 82 के अंदर, उसी वक्त कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाती है थ्रू एफिडेविट या फिर वैसे ही जैसे भी कोर्ट को ठीक लगता है कि जो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू की जा रही है, वो व्यक्ति क्या करेगा, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको अबाउट टू डिस्पोज है, ठीक है, या अबाउट टू रिमूव है कि वो वहां से लोकल जुरिसडिक्शन से उस प्रॉपर्टी को हटा देगा, इट में ऑर्डर अटैचमेंट साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन। तो कोर्ट क्या करेगा, अटैचमेंट की जो ऑर्डर है वो साइमल्टेनियसली ही कर देगा कि हम प्रोक्लेमेशन इशू कर रहे हैं 30 डेज में आइए, और साथ साथ अटैचमेंट की भी ऑर्डर कर दिए कि इसकी प्रॉपर्टी जो है अटैच कर लीजिए, ताकि ये प्रॉपर्टी लेके ना भागे अपनी, जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है।
ठीक है, तो सेक्शन 83 का सबसेक्शन 1 ये बात बोलता है हमें। फिर सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि ये जो ऑर्डर जो किया गया जिसके अंदर ऑथराइज किया जा रहा है प्रॉपर्टी को अटैच करने का बिलोंगिंग टू सच पर्सन विद इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट इज मेड, इट शैल ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन विदाउट सच डिस्ट्रिक्ट व्हेन एंडोर्स्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विद इन हुज डिस्ट्रिक्ट सच प्रॉपर्टी इज सिचुएट। तो ये जो प्रॉपर्टी अटैच करने की बात हो रही है वो अथोराइज कर रहा है, ये जो सबसेक्शन 2 है वो अथोराइज कर रहा है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को जो कि उस व्यक्ति से बिलोंग कर रही है विदाउट सच डिस्ट्रिक्ट व्हेन एंडोर्स्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कि जब जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उस डिस्ट्रिक्ट का जब वो ऑथराइज करा तो उसको भी फिर अटैच किया जा सकता है। तो सबसेक्शन 2 ने ये बात बोली। सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच इज अ डेब्ट, कि वो जो प्रॉपर्टी जिसको आपने अटैच करना है वो क्या है, डेट है कोई, या फिर कोई और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी है। डेट कैसे है, जैसे किसी से उसने कोई उधार वगैरह लेना होगा उसको उसने डेट बोल दिया। द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड, तो अब इसका अटैचमेंट आप कैसे करोगे, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है या कोई डेट है जो कि किसी तीसरे व्यक्ति से उसने पैसा लेना था, क्योंकि वो भी तो एसेट ही होते हैं, डेटर आपके एसेट ही होते हैं, तो आप उसको कैसे अटैच कर सकते हो, तो आप उसको सीज कर सकते हो। ठीक है, सीज कर सकते हो, आप रिसीवर को अपॉइंट कर सकते हो। सीज कैसे करते हैं हम किसी चीज को, हम उसका ना एक्सेस डिनाई कर देते हैं, कि जो एक्चुअल पोजीशन होता है ना उसका हम खुद अपने पास ले लेते हैं सीज के अंदर, है ना। और अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, रिसीवर अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है, जैसे वो उसमें भी अपॉइंट होता है, सीपीसी के अंदर भी अपॉइंट होता है, वैसे यहाँ पे भी अपॉइंट होता है, रिसीवर अपॉइंट कर सकते हो। बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम पर्सन और टू एनी वन ऑन दिस बिहाफ, ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे हम ऑर्डर कर देते हैं राइटिंग के अंदर की प्रॉपर्टी की डिलीवरी जो है उस व्यक्ति को ना हो जिसकी ये है, यानी कि जो प्रोक्लेम पर्सन है उसको ये प्रॉपर्टी की डिलीवरी ना हो। जैसे इस ए पर्सन के पास ये प्रॉपर्टी है, उसको इसको डिलीवर करना है ना, तो इसको ऑर्डर कर देंगे कि भाई इसको डिलीवर मत करिए ये प्रॉपर्टी, है इसके बिहाफ पे किसी और को भी मत करिए, इसको मना कर देंगे। बाय ऑल और एनी ऑफ द टू ऑफ सच मेथड एज कोर्ट थिंक फिट, या सारे के सारे मेथड यूज कर सकती है, दो कोई भी यूज कर सकती है, तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कैसे उसको कौन से मेथड यूज करने हैं। तो ये कब है, जब प्रॉपर्टी क्या है, या तो डेट है या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो ऐसे में कैसे उसको अटैच किया जाएगा वो हमें बता रहा है। अटैच इन इमूवेबल, द अटैचमेंट ऑफ दिस सेक्शन शैल बी इन केस ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू, जैसे हम लैंड पेइंग रेवेन्यू को अटैच करते हैं ना, जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट की होती है वहाँ पे जो कलेक्टर होता है वो करता है, इसी तरीके से यहाँ पे भी सेम चीज हो जाएगी। बी मेड थ्रू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द लैंड सिचुएट, तो जो कौन करेगा, कलेक्टर ही करेगा। जैसे लैंड पेइंग, जैसे वो रिवेन्यू जाके कलेक्ट करता है ना किसी लैंड के ऊपर, जब रिवेन्यू पे नहीं हो रहा होता तो कलेक्टर जैसे जाके कलेक्ट करता है, ऐसे ही वो इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करेगा। तो वो कैसे करता है, उसका पोजीशन ले लेगा प्रॉपर्टी का, रिसीवर अपॉइंट कर देगा, ठीक है, और ऑर्डर कर देगा राइटिंग के अंदर प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ रेंट ऑन डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, की जो रेंट वगैरह है वो ना पे किया जाए इसका डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर, टू द प्रोक्लेम पर्सन और टू एनी ऑन दिस बिहाफ, या फिर ये सारे मेथड यूज कर लेगा, इनमें से कोई भी दो मेथड यूज कर लेगा, जो भी कोर्ट को ठीक लगेगा उसके हिसाब से। तो सबसेक्शन 4 ने हमें बताया इमूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे करना है, और सबसेक्शन 3 ने हमें क्या बताया, मूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे करना है। देन सबसेक्शन 5 आता है, इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर्ड टू बी अटैच कंसिस्ट ऑफ लाइव स्टॉक, वो प्रॉपर्टी कैसी है, लाइव स्टॉक है या फिर पेरिशेबल नेचर की है। पेरिशेबल नेचर जैसे कि वेजिटेबल्स हो गई, मतलब जो खराब हो जाएगी बहुत जल्दी से। लाइव स्टॉक है जैसे लाइव स्टॉक जैसे कोई बकरी वगैरह, इस तरीके की चीज है। द कोर्ट में थिंक इट एक्सपीडियंट, अगर कोर्ट को सही लगता है, ऑर्डर इमीडिएट सेल देयर ऑफ, तो यहाँ पे कोर्ट को पावर दे दी गई कि उस चीज को वो इमीडिएटली सेल कर सकता है। ये आपका प्री का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, ठीक है, कि कौन सी प्रॉपर्टी को इमीडिएट सेल का ऑर्डर किया जा सकता है, और जो भी उसके प्रोसीड आएंगे ऑफ द सेल शैल बी अबाइड द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, और फिर कोर्ट जो भी ऑर्डर करेगा उस प्रोसीड्स के लिए उस हिसाब से उसके प्रोसीड्स रखे जाएंगे। द पावर, ड्यूटीज एंड लायबिलिटी ऑफ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी सेम एज दोज ऑफ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर सीपीसी, तो ये जो रिसीवर दोनों जगह अपॉइंट हुआ ना, मूवेबल या इमूवेबल के अंदर, तो उस रिसीवर की पावर सेम होगी जैसे कि सीपीसी के अंदर होती है, सेम पावर्स यहाँ पे होंगी उसके पास। तो ये सेक्शन 83 के अंदर हमें चीजें बोली गई। अब देखो प्रॉपर्टी तो आपने अटैच कर दी, इसके बाद किसकी बात होती है, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन की बात होती है, कि कोई व्यक्ति आगे क्लेम करता है कि नहीं ये प्रॉपर्टी तो आपने गलत अटैच कर दी है, तो मुझसे बिलोंग करती है, या किसी कोई ऑब्जेक्शन आता है, तो उसके लिए यहाँ पे सेक्शन 84 के अंदर हमें पावर दी गई। तो ये क्या बोलता है कि इफ एनी क्लेम इज प्रेफर्ड टू और ऑब्जेक्शन मेड टू द अटैचमेंट, कि अगर कोई क्लेम प्रेफर किया जाता है या कोई ऑब्जेक्शन किया जाता है जिस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया उसके रिगार्डिंग सेक्शन 83 के अंदर, विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच अटैचमेंट, तो आपको ये जो क्लेम है या ऑब्जेक्शन है कितने टाइम में करना है, जब भी वो अटैचमेंट हुई है उसके विद इन 6 months में करना है। ये भी आपके प्री का क्वेश्चन है, और आपसे पूछेगा कि कितने टाइम के अंदर आप आके क्लेम या ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, 6 months, 1 year, 3 months या 5 years, ऐसे कुछ भी आपको एग्जाम्पल देगा, तो आपको याद रखना है 6 months के अंदर आप जाके अपना ऑब्जेक्शन जो है रेज कर सकते हैं एज पर सेक्शन 84 ऑफ सीआरपीसी बाय एनी पर्सन अदर देन द प्रोक्लेम पर्सन, की प्रोक्लेम पर्सन के अलावा अगर कोई और व्यक्ति आगे कहता है कि नहीं ये तो प्रॉपर्टी मेरी है या इसके अंदर मेरा रोल है, तो कोई भी व्यक्ति विद इन 6 months आके जिस दिन वो अटैच हुई है उसके
वो वहां पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है ऑन द ग्राउंड दैट द क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर हैज एन इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी एंड दैट सच इंटरेस्ट इज नॉट लायबल टू अटैचमेंट अंडर सेक्शन 83। वो बोलेगा कि भाई ये आप ये प्रॉपर्टी क्यों आपने अटैच कर लिया, तो मेरी थी, आप उसकी कैसे बता रहे हो, उसमें तो मेरा इंटरेस्ट है, इस तरीके की कोई भी बात है वो आके बोल सकता है। द क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू, फिर कोर्ट देखेगा, भाई देखेगा कि हाँ ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, एंड मे बी अलाउड और डिसअलाउड एज अ होल इन पार्ट। तो फिर कोर्ट देखेगा अच्छा तेरा तो सिर्फ आधा ही पार्ट बनता है, तो आधी अपनी प्रॉपर्टी ले जा, बाकी तो उसकी थी, या तेरी तो 1/4 ही है, या अच्छा तेरी पूरी है तो पूरी ले जा, तो कोर्ट उस हिसाब से डिसाइड करेगा, या तेरा तो कोई राइट ही नहीं बनता, ऐसा करके कोर्ट डिसाइड कर देगा उसको। Provided that any claim preferred or objection made within the period allowed by this subsection may, in the event of death of the claimant or objector, be continued by his legal representative। तो ये जो टाइम पीरियड है वो आगे उसका LR कर सकता है उसकी डेथ के बाद विदिन 6 मंथ ही, ठीक है। वो टाइम पीरियड एक बार स्टार्ट हो जाएगा, एक बार स्टार्ट हो जाता है तो वो रुकता नहीं है टाइम पीरियड। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, क्लेम्स और ऑब्जेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 मे बी प्रेफर्ड और मेड इन द कोर्ट बाय विच द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट इज इशू। तो कौन से कोर्ट के अंदर हम कर रहे हैं, जिस कोर्ट ने भी ये ऑर्डर या ऑर्डर किया है अटैचमेंट का, और if the claim or objection is in respect of property attached and order endorsed under subsection 2 of section 83 in the court of CJM of the district in which the attachment is made। जैसे कि किसी इस वाले, जैसे अभी हमने देखा था ना 83 सबसेक्शन 2 के अंदर की जो दूसरे कोर्ट के एरिया के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो एंडोर्स कर देता है, फिर हम वहाँ पे उसको भी अटैच कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि इस तरीके से हम यहाँ पे भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर जो ऑब्जेक्शन रेज हो रहा है दूसरे की एरिया की प्रॉपर्टी के लिए, तो इस तरीके के ऑब्जेक्शन को रेज करने के लिए बात कर रहे हैं कि वहाँ पे हम ये जो जिस एरिया में वो प्रॉपर्टी अटैच हो रही थी ना, वहाँ का जो सीजीएम है उसके पास एप्लीकेशन लगाएंगे। चाहे इस कोर्ट ने ऑर्डर किया था, लेकिन जो उस एरिया का सीजीएम है जहाँ पे वो प्रॉपर्टी बिलोंग कर रही थी, वहाँ के सीजीएम के पास हम ये एप्लीकेशन लगाएंगे एंड देन वो सीजीएम डिसाइड करेगा कि ये सही ऑब्जेक्शन है या नहीं है। क्रिमिनल कोर्ट कभी भी टाइटल नहीं डिसाइड करता कि टाइटल है या नहीं है, वो सिर्फ ये बता देगा कि ये जो प्रॉपर्टी है आपकी पोजीशन में होनी चाहिए। टाइटल अगर आपको प्रूव करना है तो फिर आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, सिविल प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी, वो क्रिमिनल कोर्ट का काम नहीं होता। Every such claim or objection shall be inquired into by the court in which it is preferred or made, provided that if preferred or made in the court of CJM, he may make it over for disposal to any magistrate subordinate to him। तो अगर CJM के पास ये एप्लीकेशन लगी है तो अपने नीचे किसी भी मजिस्ट्रेट को बोल सकता है कि आप ये डिटरमाइन कर लो कि ये प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसकी जो क्लेम है ये सही है या नहीं है, जो भी ये चीज़ें यहाँ पे डिसाइड कर लेगा वो। Any person whose claim or objection has been disallowed in a whole or in part in order under subsection 1 may within a period of 1 year। अब जिसका भी वो ऑर्डर डिसअलाउ हुआ है, अब हो सकता है ना जरूर थोड़ा ना अलाउ हो जाएगी, कोर्ट को लगता है कि नहीं ये गलत इसने ऑब्जेक्शन किया है, तो उसको एक और लिमिटेशन पीरियड दिया गया कि वो विद इन 1 ईयर क्या कर सकता है उस ऑर्डर के, इंस्टीट्यूट अ सूट टू एस्टेब्लिश द राइट विच ही क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट। अब यहाँ पे विद इन 1 ईयर उसको सूट इंस्टीट्यूट करना होगा कि मेरा इसके अंदर क्या है, राइट है, ठीक है। तो ये सूट जो है सिविल कोर्ट के अंदर होगा, बट सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ सच सूट एनी द ऑर्डर शैल बी कंक्लूसिव। फिर जो भी इसका ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर जो है वो कंक्लूसिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि आपने बोला कि ऑब्जेक्शन किया, कोर्ट को लगता है कि नहीं ये सही नहीं बोल रहा, तो आपको विद इन 1 ईयर का टाइम पीरियड दे दिया गया कि आप ठीक है आप जाइए सिविल कोर्ट में जाइए और वहाँ पे जाके सूट कीजिए और टाइटल अपना लेके आइए, मतलब राइट बताइए कि आपका इस प्रॉपर्टी में बनता है या नहीं बनता है। अब यहाँ पे हमारा सेक्शन 85 आता है, रिलीज सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। अब ये जो आपकी अटैच प्रॉपर्टी है, अब वो विद इन 30 डेज के पीरियड में आ गया वापस, तो क्या कहेगा कि मेरी प्रॉपर्टी अपने पास ही रखो। तो यहाँ पे इन चीज़ों के लिए बताया गया कि कैसे रिलीज सेल या रिस्टोरेशन की जा सकती है। तो अगर जो प्रोक्लेम पर्सन है जिसके अगेंस्ट भी वो घोषणा की गई थी वो अपीयर हो जाता है जो भी टाइम पीरियड उसको दिया गया था उसके अंदर, तो कोर्ट क्या करेगा, रिलीज का ऑर्डर दे देगा कि भाई ये प्रॉपर्टी ठीक है आप ले जाओ, आपको बोला गया था विद इन 30 डेज आ गए, दैट मीन्स यू हैव कमिटेड नो ऑफेंस, और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो भी आप ले जाइए, ठीक है, आपने कोर्ट की बात मान ली। लेकिन अगर वो व्यक्ति अपीयर नहीं होता, डज नॉट अपीयर, जो टाइम पीरियड उसको दिया गया था प्रोक्लेमेशन के अंदर उसके अंदर वो अपीयर नहीं होता, तो जो प्रॉपर्टी जिसको अटैच किया गया था वो डिस्पोजल की जाएगी, बी एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, बट इट शैल नॉट बी सोल्ड अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ। लेकिन उसको 6 महीने तक अभी भी नहीं बेचा जाएगा जब अटैच किया गया था उसके, क्यों, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्शन कर सकता है अभी भी आके, तो ऑब्जेक्शन को रोकने के लिए 6 महीने का पीरियड अभी भी रखा गया। एंड अल्टिल द क्लेम प्रेफर्ड ऑब्जेक्शन मेड अंडर सेक्शन 84 हैज बीन डिस्पोज, या फिर वो जो 84 के अंदर ये वाली जो हमने सूट किया था ना, या तो वो वाली जो सूट जिसने किया था उसका सूट जब तक वो खत्म नहीं हो जाता तो तब तक उस प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि वो स्पीडी या नेचुरल डीके हो जाएगा उस प्रॉपर्टी का, वही जैसे मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था वो 83 के अंदर की, जैसे वो वेजिटेबल्स हैं या इस तरीके की कोई भी गुड्स हैं, फ्रूट्स हैं जो कि खराब हो जाएंगे, नेचुरल डीके हो जाएगा उसके अंदर, वो किसी भी तरीके से खराब हो जाएंगे, तो वहाँ पे बेचा जा सकता है उसको।
और फिर जो ऑनर है उसको फिर उसको ऑनर को दे दिया जाएगा, ठीक है आपके हमने कर लिया था तो वो तो वैसे ही खराब हो जाता, आपको कोई फायदा होता नहीं, तो हमने इसको भेज दिया, ये लो आप अपने पैसे पकड़ लो, ठीक है। और सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, इफ विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट, क्या कि अगर 2 साल के अंदर अंदर जब वो अटैचमेंट की गई है उसके विद इन 2 ईयर्स, तो अभी आपको तीसरा पीरियड देखने को मिल रहा है। एक 6 मंथ्स का मिला था आपको, देन 1 ईयर का मिला था, ठीक है, जिसके अंदर आपको सूट करना था, 6 महीने के अंदर आपको ऑब्जेक्शन करना था। और विद इन 2 ईयर्स अगर अटैचमेंट के, ये आपको 2 साल का पीरियड मिल गया है, विद इन 2 ईयर्स ऑफ अटैचमेंट के क्या होता है, एनी पर्सन हुज प्रॉपर्टी इज और हैज बीन एट डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 2 अपीयर्स वॉलेंटरली, कि वो व्यक्ति वॉलेंटरली अपीयर हो जाता है और इज एप्रीहेंडेड या फिर उसको पकड़ लिया जाता है, एंड ब्रॉड बिफोर द कोर्ट, और उसको कोर्ट के सामने ले आते हैं, by an order of the property was attached, by whose order the property was attached, or the court to which such court is subordinate, and proves to the satisfaction of such court that he did not abscond or conceal himself for the purpose of avoiding execution of the warrant। वो पर्सन ये प्रूव कर देता है कि मैं तो भाग ही नहीं रहा था, मुझे पता ही नहीं, मेरे तक तो ये प्रोक्लेमेशन पहुंची ही नहीं। अगर वो कोर्ट को इस चीज के लिए सेटिस्फाई कर देता है that he had not such notice of the proclamation as to enable him to attend within the time specified therein such property, if the same has been sold, the net proceed of the sale, if the part only thereof has been sold, the net proceed of the sale and the residue of the property shall, after satisfying therefrom all the costs incurred in consequence of the attachment, be delivered to him। तो जो भी उस प्रॉपर्टी को रखने का खर्चा हुआ 2 साल तक, या जो भी चीजें हुई, वो सारा खर्चा काट के वो प्रॉपर्टी या तो उसको वापस कर दी जाएगी, अगर उसको प्रॉपर्टी को बेच दिया गया था तो जो उसके नेट प्रोसीड है वो उसको वापस कर दिए जाएंगे। अगर वो विद इन 2 ईयर्स कैसे भी ले आया जाता है कोर्ट में, तो वॉलेंटरी आ जाता है कि मुझे तो पता ही नहीं था, आपने मेरी प्रॉपर्टी अटैच कर ली, या फिर उसको एप्रीहेंड करके ले आते हैं और वो प्रूफ कर देता है कि भाई मेरे को नहीं पता था, मैं वारंट को नहीं इग्नोर कर रहा था, मुझे पता ही नहीं चला इस चीज़ का। वो अगर इस चीज़ को प्रूव कर देता है तो विद इन 2 ईयर्स उसकी वो प्रॉपर्टी उसको वापस मिल जाएगी, या उसके जो सेल प्रोसीजर है वो उसको वापस मिल जाएंगे, उसका खर्चा काट के। देन 86 बोलता है अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। अब ये जो 85 में था इसकी अब अपील की बात कर रहा है 86 के अंदर। तो कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 85, ठीक है, who is aggrieved by any refusal or to deliver property or the proceed of the sale thereof may appeal to the court in which the appeal ordinarily lies from the sentence of the फर्स्ट मेंशन कोर्ट। तो जहां पे भी आप, अगर वो कोर्ट सेंटेंस देता है उसके अगेंस्ट आप जहां पे भी अपील में जाते हैं, उसी के जैसे कि वहां जाते हैं इसी तरीके से यहाँ पे भी आप अपील में जाओगे कि मेरी प्रॉपर्टी जो है गलत तरीके से अटैच कर लिया, मैं अपीयर हो गया, या जो भी चीज़ें हैं आप इस तरीके से अपील में जा सकते हो, ठीक है। तो अपील की बात करता है यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ आया होगा 82 से कि कैसे प्रोक्लेमेशन होती है और किस तरीके से उसको अपीयर करवाया जाता है 82 से 86 के अंदर, ठीक है। देन हमारा 87, 88, 89, 90 एक तरीके के मिसलिनियस प्रोविजंस है या अदर रूल्स है रिगार्डिंग प्रोसेस हैं, जिसके अंदर सेक्शन 87 जो होता है वो हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो 87 अब ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कर लेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।